अमृत धारा की 7 बोतलें मिलाकर 2,85,000 सोने के सिक्कों में बिकी। नीलामी की फीस अलग करने के बाद बाकी की रकम इस कार्ड में डाल दी गई है। ध्रुव ने उस कार्ड को गौर से देखा। उस कार्ड को देखकर ही ध्रुव समझ गया था कि ये कार्ड काफी महंगा था। लेकिन कार्ड देते वक्त सायरा ने एक बार फिर इस हकीम के जवान हाथों पर गौर किया था। वो ध्रुव का हाथ देख ही रही थी कि विदुर ने अचानक कहा, ये रकम तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। लोग आपके नीलामी घर के बारे में बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपके जैसा दाम कोई और नहीं दिला सकता। इतने में कमरे में चरक गुरु दरवाजा खोल कर आए। उन्होंने उस हकीम और सायरा को देखकर अपना सिर झुकाया और चुपचाप खड़े हो गए। सायरा ने चरक गुरु को नजरअंदाज किया और खुश होते हुए अनजान हकीम यानी ध्रुव से कहा, अगर आपको फिर से कुछ बेचना हो तो यहाँ बेझिझक आ जाइएगा। मैं वादा करती हूँ आपको सबसे अच्छा दाम दिलाकर रहूंगी। सायरा की बात पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और वो नीला कार्ड अपने पास रख लिया। तभी अंदर से विदुर की आवाज आई, मैंने जिस सामान की आपसे बात की थी, क्या आप उसे ढूंढ पाए? इस सवाल पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल। दरबार परिवार कभी किसी को निराश नहीं करता। हमें सारा सामान मिल गया। ये कहकर सायरा ने चरक गुरु को इशारा किया और उन्होंने ताली बजाकर पहरेदारों से एक चांदी की थाली बुलवाई। जैसे ही पहरेदार चांदी की थाली लेकर आए, चरक गुरु ने उन्हें जाने को कहा और फिर खुद उस थाली को उठाकर अनजान हकीम यानी कि ध्रुव को वो थाली में रखा सामान दिखाने लगे। फिर थाली को टेबल पर रखते हुए चरक गुरु ने कहा, आपको जो चाहिए था हमें वो सब मिल गया। थाली में रखा सामान देखकर ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि ये नीलामी घर कोई आम नीलामी घर नहीं था। अगर ध्रुव खुद ये चीजें ढूंढने निकलता तो ना जाने कितना वक्त लग जाता। लेकिन दरबार नीलामी घर ने तो 2 दिन से भी कम वक्त में सारा सामान ढूंढ लिया था। ये सोचकर ध्रुव बहुत खुश हो गया कि विदुर अब करिश्माई पाउडर बना सकते हैं। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर ने कहा, सामान के लिए शुक्रिया और मैं आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता। आप इसकी कीमत इस कार्ड से काट लीजिए। ध्रुव ने जैसे ही ये सुना तो उसने वो नीला कार्ड बाहर निकाला। उस कार्ड को देखते हुए सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कीमत की फिक्र मत कीजिए। ये सारा सामान हमारे वेयर हाउस में रखा हुआ था और इनकी कीमतें भी बाहर के मुकाबले काफी कम है। और शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी 2 नीलामियों से हमारे नीलामी घर का रुतबा और ज्यादा हो गया है। हम आपसे इसकी कीमत कैसे ले सकते हैं? सायरा की बात सुनकर विदुर ने जवाब में कहा, ठीक है, तो फिर ये आपके तरीके से ही करते हैं। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो उसके बदले मैं आपके लिए अमृत धारा बना दूंगा। इसके बाद ध्रुव ने उस थाली में से सामान उठाकर अपने झोले में रख लिया। तभी विदुर ने कहा, ठीक है, तो मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अब जो ध्रुव को करिश्माई पाउडर के लिए सारा सामान मिल गया था तो उसने सायरा से विदा ली और उठकर वहां से जाने लगा। तभी सायरा ने उससे कहा, मैं और चरक गुरु आपको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये कहकर सायरा और चरक गुरु ने चलना शुरू किया और ध्रुव चुपचाप उन दोनों के पीछे जाने लगा। उस कमरे से बाहर निकलकर सायरा ध्रुव को नीलामी हॉल के पास से ले गई। तभी अचानक ध्रुव की नजर 3 लोगों पर पड़ी। वो लोग हॉल से निकलकर बाहर आ रहे थे। ध्रुव ने घबराते हुए थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। वो बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कहीं उसके पिता अरेंद्र उसे पहचान न ले। वैसे तो ध्रुव पूरी तरह से कपड़ों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं उसके पिताजी उसे पहचान न ले। वो 3 लोग मैसेडोरिया के सबसे ताकतवर दलों के लीडर थे, जो एक दूसरे को देखकर बनावटी मुस्कान दे रहे थे। तीनों की नजर इस वक्त दरबार नीलामी घर की मालकिन सायरा दरबार पर थी, जो धीरे धीरे चल रही थी। अरेंद्र और बाकी दोनों नीलामियों में आते रहते थे, इसलिए वो तीनों जानते थे कि सायरा, जो कि हर वक्त मुस्कुराती रहती है, असलियत में बहुत घमंडी थी। आज की नीलामी खत्म होने के बाद लश्कार दल के लीडर ममराज ने उसे दावत पर बुलाया था, लेकिन सायरा ने प्यार से उन्हें मना कर दिया था। इस बात से सभी समझ गए थे कि सायरा के करीब जाना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त सायरा खुद किसी मेहमान को बाहर का रास्ता दिखा रही है, और ये देखकर तीनों दल के लीडर कुछ ज्यादा ही चौंक गए थे। फिर तीनों की नजर सायरा के पीछे चल रहे आदमी पर पड़ी। वो आदमी सर से पैर तक ढका हुआ था, जिसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उससे बात करते हुए चरक गुरु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर अरेंद्र समझ गए थे कि इस वक्त इस मेहमान की चापलूसी की जा रही थी। सायरा के बर्ताव से तो सब हैरान थे, लेकिन चरक गुरु के ऐसा करने पर सबको ये जानने की इच्छा हुई
कि आखिर ये मेहमान है कौन। फिर अचानक चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए अरेंद्र ने सायरा की तरफ चलना शुरू किया और तेज आवाज में कहा, सायरा, चरक गुरु, वाह, जाते जाते आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई। सायरा और चरक गुरु ने हॉल में आते ही तीनों लीडर्स को देख लिया था, लेकिन वो इस वक्त अरेंद्र से ज्यादा अपने मेहमान में दिलचस्पी ले रहे थे। तभी अचानक ध्रुव अरेंद्र की आवाज सुनकर घबरा गया और वहीं हॉल में रुक गया। उसके रुकने पर सायरा ने चैन की सांस ली और अरेंद्र से मुस्कुराते हुए कहा, हम बस हमारे खास मेहमान को दरवाजे तक छोड़कर आ रहे थे। सायरा और बाकियों को रुकते देख अबराल भी हंसते हुए उसके पास आए और नीलामी घर के खास मेहमान की तरफ देखते हुए उन्होंने शक की निगाहों से कहा, आपके ये खास मेहमान क्या मैसूडोरिया में ही रहते हैं? क्योंकि जितना मुझे ध्यान है, मैं पिछले बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने इन्हें यहाँ आज तक नहीं देखा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।